हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीश कुमार गौतम अपने यूट्यूब चैनल AKG विद फिजिकल स्पोर्ट्स पर आप सभी का स्वागत करते हैं। हार्ट के फर्स्ट पार्ट में जो है मैंने हृदय के जो है बेसिक जानकारियों पर चर्चा करते हुए जो है लास्ट में मैंने जो है हृदय के जो है वाल्व पर चर्चा किया था कि हार्ट में कितने प्रकार के जो है वाल्व पाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट में मैंने बताया था कि हार्ट में 4 टाइप्स के वाल्व पाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था ट्राइकस स्पीड वाल्व पहला, दूसरा जो था पल्मोनरी वाल्व, तीसरा था बाइकस स्पीड वाल्व और चौथा था ऑर्टिक वाल्व। ये हमारे 4 प्रकार के वाल्व पाए जाते थे। उसके बाद मैंने बताया था कि आज जो हम चर्चा करेंगे वो था हृदय की क्रियाविधि। ठीक है, हार्ट मैकेनिज्म पे चर्चा करेंगे आज उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम उसके बारे में समझते हैं कि हृदय में जो है किस प्रकार से ब्लड जो है सर्कुलेट होता है और उसको समझते हैं। ठीक है, तो शरीर के विभिन्न भागों से आया हुआ जो अशुद्ध रक्त है, ठीक है, शरीर के अंदर जो अशुद्ध रक्त है, शरीर के विभिन्न भागों से आया हुआ अशुद्ध रक्त जो है वो अग्र महाशिरा, ठीक है, अग्र महाशिरा माने सुपीरियर वेना कावा से जो है, सुपीरियर वेना कावा जो है हमारे शरीर के ऊपरी भाग से जो है अशुद्ध रक्त, हमारे शरीर का ऊपरी भाग से आए हुए अशुद्ध रक्त को एकत्रित करता है और उसे एकत्रित करने के पश्चात जो है उसे दाएं आलिंद में क्या करता है, प्रवेश करता है, दाएं आलिंद में लेके आता है। उसके पश्चात जो है जो पश्चिम महाशिरा है, इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा क्या है, शरीर के निचले भाग से आए हुए अशुद्ध रक्त को, जो हमारे शरीर के अंदर जो निचले भाग में जो अशुद्ध रक्त है उसको कौन लेके आता है, इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा क्या करता है, वो हमारे शरीर के जो निचले भाग में जो अशुद्ध रक्त हैं उनको एकत्रित करने का काम कौन करता है, पश्चिम महाशिरा, इन्फीरियर वेना कावा क्या करता है, उसको एकत्रित करके कहाँ लाता है, दाएं आलिंद में लेके आता है। ठीक है, तो अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा क्या करता है, ये अशुद्ध रक्त को एकत्रित करता है, एकत्रित करने के पश्चात कहाँ लेके आता है, दाएं आलिंद में लेके आता है। ठीक है, समझ में आ रहा। तो ये हमारी क्या है, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा अशुद्ध रक्त को कहाँ लेके आया, दाएं आलिंद में, राइट आर्टरियम में ब्लड को, अशुद्ध रक्त को लेके आया। इसमें क्या है, अशुद्ध रक्त। ठीक, अब यहाँ पे पाया जाता है एक वाल्व पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है जिसे ट्राइकस स्पीड वाल्व कहते हैं, ट्राइकस स्पीड वाल्व। जिसे हिंदी में त्रिकपाड वाल्व कहते हैं। ठीक है, तो दाएं आलिंद या दायां आलिंद में जब फिर हृदय क्या होता है, हार्ट में संकुचन होता है, हार्ट में जब दाएं आलिंद में संकुचन होता है तो संकुचन होने के पश्चात जो है ट्राइकस स्पीड वाल्व में के माध्यम से, ट्राइकस स्पीड वाल्व के माध्यम से जो है रक्त कहाँ आता है, दाएं नीले में प्रवेश करता है। ठीक है, जब दाएं आलिंद में क्या होता है, संकुचन होता है, तो संकुचन होने के पश्चात जो है यहाँ पे ट्राइकस स्पीड वाल्व के माध्यम से जो है रक्त जो है दाएं नीले में प्रवेश करता है। ठीक है, दाएं नीले में प्रवेश करने के पश्चात जो है यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है, यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है, यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है जिसे हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। पल्मोनरी
वाल्व, जिसे हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। ठीक है, तो रक्त क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, इसमें भी क्या है, अशुद्ध रक्त, इसमें से रक्त अशुद्ध रक्त इसमें आ गया, यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व पाया जाता है। फिर इसके माध्यम से रक्त जो है, यहाँ से रक्त जो है अब मैं समझाने के लिए आगे बना दे रहा हूँ। यहाँ से रक्त जो है थोड़ा दूर बनाते हैं, मैं लंग्स बना दे रहा हूँ समझने के लिए। ठीक है, ये संख्या में जो है ठीक है, ये पल्मोनरी वाल्व होता है। पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से ये पल्मोनरी धमनी होती है, ये क्या होती है, इसको पल्मोनरी धमनी कहते हैं, इसको कहते हैं पल्मोनरी धमनी। ये क्या है, ये आपका पल्मोनरी धमनी है। ये पल्मोनरी धमनी है, ये कैसे में कैसा रक्त जा रहा है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त जा रहा है कहाँ, लंग्स में। ये क्या है, लंग्स है, लंग्स में जा रहा है ये। और इसको समझाने के लिए मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है लोब। यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। रिस्पिरेटरी सिस्टम में एक क्वेश्चन पूछ देता है, आया वो क्वेश्चन है कि लंग्स में ये राइट साइड का, ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड। तो कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, मैं बता देना चाहता हूँ कि राइट साइड का लंग्स में जो है कितने लोब्स होते हैं और लेफ़्ट साइड में जो है कितने लोब्स पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है टीजीटी के एग्ज़ाम्स में आया हुआ, और ये क्वेश्चन पूछता है कि किस साइड जो है, लेफ़्ट साइड या राइट साइड में लोब्स की संख्या पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, राइट साइड में जो है 3 लोब्स पाए जाते हैं, 3। इधर साइड जो है 3 लोब्स होते हैं, लेफ़्ट साइड जो है 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो इधर से जो ये पल्मोनरी वाल्व है, अब इसको समझिएगा, दाएं आलिंद में जो है संकुचन हुआ, संकुचन होने के पश्चात जो है ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से जो रक्त जो है कहाँ आ गया, दाएं नीले में आया। दाएं नीले में संकुचन हुआ, संकुचन होने के पश्चात जो है ये पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से जो है रक्त जो है पल्मोनरी धमनी से होते हुए
कहाँ आ गया, लंग्स में। तो कहा जाता है कि कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो यही है, यही एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो पल्मोनरी धमनी है। और पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि पल्मोनरी धमनी जो है कहाँ से, किस जगह से और कहाँ तक के लिए मतलब जो है रक्त को लेके जाता है। पल्मोनरी धमनी जो है किस जगह से और कहाँ तक के रक्त को लेके जाता है, तो दाएं नीले से लेके और फेफड़े तक जो है अशुद्ध रक्त को लेके जाता है। ठीक है, तो यहाँ से दाएं नीला से पल्मोनरी धमनी रक्त को लेके जाता है, अशुद्ध रक्त को कहाँ लेके जाता है, फेफड़े तक को रक्त को लेके जाता है। इसकी संख्या जो है, पल्मोनरी धमनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। पल्मोनरी धमनी की संख्या जो होती है 2 होती है, और ये एक राइट साइड चला जाता है और एक लेफ़्ट साइड चला जाता है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे एल्वियोली होते हैं। ठीक है, इसमें छोटे छोटे एल्वियोली ऐसे ऐसे बने होते हैं, छोटे छोटे एल्वियोली बने होते हैं, जिनके माध्यम से जो है रक्त क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। इसमें छोटे छोटे एल्वियोली बने होते हैं। ठीक है, ऐसे एल्वियोली बने होते हैं। तो वायुमंडल से जो है, अब इसमें क्या है, वायुमंडल से क्या लेते हैं, ये लंग्स जो है वायुमंडल से क्या लेंगे, ऑक्सीजन। वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, और ये देते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये देते हैं वायुमंडल में देते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, लंग्स में क्या हो गया, पल्मोनरी धमनी है, पल्मोनरी धमनी क्या ले आती है, अशुद्ध रक्त ले जाती है, कहाँ, लंग्स को लेके जाती है। अब यहाँ पे क्या हो गया, रक्त जो है शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के पश्चात जो है लंग से रक्त शुद्ध हो गया, तो यहाँ से पल्मोनरी शिरा जो है, पल्मोनरी शिरा, इसकी संख्या जो होती है, पल्मोनरी शिरा, इसकी संख्या जो होती है 4 होती है। ध्यान रखिएगा, पल्मोनरी शिरा की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और ये रक्त शुद्ध होने के पश्चात जो है, ये फिर रक्त को ले कहाँ जाती है, ये लेके जाती है बाएं आलिंद में। ठीक है, बाएं आलिंद में क्या लेके जाती है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त ले जाती है, और ये क्या है, पल्मोनरी शिरा। यही एकमात्र ऐसी शिरा है, ठीक है, पल्मोनरी वेंस। ठीक है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन यही एक ऐसी वेन है जो शुद्ध रक्त जो है लेके जाती है। यहाँ पे क्या है, एक मात्र ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त लेके जाती है, कहाँ से, दाएं नीला से लंग्स को। ठीक है, और कौन ऐसी शिरा है जो शुद्ध रक्त लेके जाती है, तो
कहाँ से कहाँ लेके जाती है, तो फेफड़े से बाएं आलिंद को लेके जाती है। क्वेश्चन पूछता है, घुमा के पूछना होता है, तो इसी जगह से क्वेश्चन बनता है कि पल्मोनरी शिरा जो है रक्त को लेके जाती है, ठीक है। अब उसमें ऑप्शन दे देगा फेफड़े से बाएं नीले को, फेफड़े से दाएं आलिंद को, ठीक है, बाएं नीले से बाएं आलिंद को, ऐसे ऑप्शन दे देगा। चौथा ऑप्शन दे देगा, उसमें देगा फेफड़े से बाएं आलिंद को। तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा, आप समझे रहेंगे, तो ही आप इसको कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, फेफड़े से बाएं आलिंद को रक्त को लेके जाती है, ठीक है। तो पल्मोनरी शिरा जो है फेफड़े को जो है शुद्ध रक्त को कहाँ से लेके जाती है, फेफड़े से बाएं आलिंद को शुद्ध रक्त को लेके आती है। यहाँ लेके आने के पश्चात जो है यहाँ पे फिर बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुद्ध रक्त आ गया। ठीक है। अब यहाँ शुद्ध रक्त आने के पश्चात जो है यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं बाइकस स्पीड वाल्व। बाइकस स्पीड वाल्व, जिसे द्विकपाट वाल्व भी बोलते हैं, जिसे हिंदी में द्विकपाट वाल्व भी बोलते हैं। तो बाएं आलिंद में जब रक्त अशुद्ध रक्त आ गया तो इसमें क्या होता है, संकुचन होता है, कंट्रैक्शन हुआ। कंट्रैक्शन होने के पश्चात जो है फिर इसमें क्या हुआ, द्विकपाट वाल्व के माध्यम से रक्त कहाँ आ गया, बाएं नीले में आ गया। बाएं नीले में आ गया। बाएं नीले में आने के पश्चात, बाएं नीले में आने के पश्चात जो है यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है। यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं ऑर्टिक वाल्व। क्या बोलते हैं, ऑर्टिक वाल्व। ऑर्टिक वाल्व, ठीक है, ऑर्टिक वाल्व पाया जाता है। ऑर्टिक वाल्व के बाद, ठीक है, वो ऑर्टिक वाल्व के रास्ते से जो है, ठीक है, यहाँ पे रक्त जब लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब क्या आ गया, बायां नीले, बाएं आलिंद में संकुचन हुआ तो बाइकस स्पीड वाल्व के माध्यम से रक्त कहाँ आ गया, बाएं नीले में आ गया। अब बाएं नीले में संकुचन हुआ तो ऑर्टिक वाल्व के माध्यम से, ऑर्टिक वाल्व के रास्ते से होते हुए रक्त जो है, ठीक है, यहाँ आ गया अरोटा महाधमनी। ये सबसे बड़ी धमनी होती है, ये क्या हो गया, अरोटा, इसे कहा जाता है महाधमनी, ठीक है। इसमें क्या है, ये शुद्ध रक्त, ठीक, ये क्या है, महाधमनी है। शुद्ध रक्त है यहाँ पे। इसी जगह से क्या होता है, अरोटा महाधमनी, यहाँ से क्या होता है, रक्त जो है महाधमनी के माध्यम से, ये विभिन्न पतली पतली धमनियाँ पाई जाती हैं जिसके माध्यम से रक्त जो है जब लेफ्ट वेंट्रिकल में संकुचन होता है, संकुचन होने के पश्चात ये ऑर्टिक वाल्व से होते हुए ये विभिन्न धमनियों के माध्यम से जो है
ये रक्त कहाँ जाती हैं? संपूर्ण शरीर को, कहाँ जाती हैं? संपूर्ण शरीर में, ये संपूर्ण शरीर को चली जाती है। ये उसका क्या है? पूरा हृदय की पूरा क्रिया विधि है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप इसको समझिए, यहाँ भी अशुद्ध रक्त है, यहाँ भी अशुद्ध रक्त है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि दाहिने साइड जो है, हृदय के दाहिने साइड जो है अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, हृदय के दाहिने साइड क्या पाया जाता है? अशुद्ध रक्त पाया जाता है। और बाएं साइड जो है शुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं अशुद्ध रक्त इधर है, अशुद्ध इधर है। तो हम कह सकते हैं हृदय के दाहिने साइड जो है अशुद्ध रक्त पाया जाता है और बाएं साइड जो है शुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, आप इसको समझिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि अग्र महाशिरा शरीर के संपूर्ण शरीर से जो है, शरीर के संपूर्ण शरीर से जो अशुद्ध रक्त है उसको अग्र महाशिरा जो है शरीर के ऊपरी भाग से जो है, शरीर का ऊपरी भाग जो है, जो अशुद्ध रक्त है, शरीर के ऊपरी भाग में जो अशुद्ध रक्त है उसे सुपीरियर वेना कावा, और शरीर के निचले भाग से जो अशुद्ध रक्त है उसे इन्फीरियर वेना कावा, जिसे पश्च महाशिरा जो है एकत्रित करके उसे दाएं आलिंद में लेके आता है। दाएं आलिंद में जो है अशुद्ध रक्त लाने के पश्चात जो है दाएं आलिंद में क्या होता है? संकुचन होता है। संकुचन होने के पश्चात जो है उसमें ट्राइकस स्पीड वाल्व के माध्यम से जो है रक्त जो है कहाँ आता है? दाएं नीले में आता है। फिर दाएं नीले में क्या होता है? फिर उसमें संकुचन होता है। संकुचन होने के पश्चात जो है यहाँ पे एक पल्मोनरी वाल्व पाया जाता है। एक यहाँ हो गया ट्राइकस स्पीड वाल्व और यहाँ हो गया पल्मोनरी वाल्व, दो वाल्व। ठीक है, पल्मोनरी वाल्व के रास्ते से होते हुए यहाँ पे एक पल्मोनरी धमनी से होते हुए, पल्मोनरी धमनी से होते हुए कहाँ चला गया? यहाँ पे लंग्स में, फेफड़े में चला गया। कौन सा? अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो कहाँ चला गया? लंग्स में चला गया। और यहाँ जाने के पश्चात जो है रक्त क्या हो गया? शुद्ध हो गया। ठीक है, रक्त यहाँ पे शुद्ध हो गया। जैसा कि मैंने लंग्स में बताया था कि लंग्स के राइट साइड जो है 3 लोब पाए जाते हैं और लेफ़्ट साइड जो है 2 लोब पाए जाते हैं। ये एग्जाम में पूछता है कि राइट साइड जो है लंग्स में कितने लोब होते हैं और लेफ़्ट साइड जो है कितने लोब होते हैं। मैंने ऐसे ही जानकारी तौर पे आप लोग को बता दिया। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है कि रक्त क्या हुआ? लंग्स में शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के पश्चात जो है, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया कि एकमात्र ऐसी धमनी है जहाँ पे क्या होता है? अशुद्ध रक्त पाया जाता है। तो पल्मोनरी धमनी है जो अशुद्ध रक्त लेके जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक रक्त को लेके जाती है? अशुद्ध रक्त को लेके जाती है तो दाएं नीले से लेके लंग्स तक, माने फेफड़े तक लेके जाती है। तो कौन लेके जाता है? दाएं नीले से फेफड़े तक। तो पल्मोनरी धमनी जो है दाएं नीले से लेके फेफड़े तक रक्त को लेके जाती है। कौन? पल्मोनरी धमनी। उसके पश्चात जो है रक्त शुद्ध होने के पश्चात जो है पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा के माध्यम से रक्त जो है कहाँ जाता है? बाएं आलिंद में जाता है। और पल्मोनरी शिरा की संख्या जो होती है ये 4 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। पल्मोनरी शिरा जो होती है ये 4 भागों में बटी होती है। इस पल्मोनरी शिरा जो होती है 4 होती है, 4 भागों से, 4 भागों के माध्यम से जो है यहाँ से ये कहाँ आती है? आलिंद में आती है, आलिंद में प्रवेश करती है, बाएं आलिंद में प्रवेश करती है। बाएं आलिंद में प्रवेश करने के पश्चात जो है यहाँ पे क्या होता है? संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन होता है। संकुचन होने के पश्चात जो है यहाँ पे बाइकस स्पीड वाल्व पाया जाता है, जिसे द्विकपाट वाल्व कहते हैं। और द्विकपाट वाल्व के माध्यम से जो है यहाँ पे रक्त क्या होता है? बाएं नीले में प्रवेश करता है। बाएं नीले में जैसे ही रक्त प्रवेश करता है तो बाएं नीले में संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसमें भी संकुचन होगा। संकुचन होने के पश्चात यहाँ पे एक वाल्व, यहाँ त्रिकपाट वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, द्विकपाट वाल्व तीसरा, और एक ऑर्टिक वाल्व, 4 वाल्व हो गए। यही 4 वाल्व मैंने बताया था, ये 4 वाल्व पाए जाते हैं।
तो ऑर्टिक वाल्व हो गया यहाँ पे। ऑर्टिक वाल्व के रास्ते से होते हुए फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा वर्क करना होता है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में संकुचन जैसे ही होता है तो ऑर्टिक वाल्व के माध्यम से महाधमनी से होते हुए रक्त जो है विभिन्न धमनियों के माध्यम से जो है रक्त जो है संपूर्ण शरीर को जो है रक्त ये पूरे बॉडी में जाता है। फिर उसके पश्चात जो है फिर हम वर्क करते हैं। जब हम वर्क करेंगे बॉडी के अंदर जो है फिर ब्लड क्या होगा, फिर अशुद्ध होगा रक्त, तो फिर हमारा क्या करेगा ये अग्र महाशिरा और ये फिर हमारा ये पश्चिम महाशिरा जो है पुनः जो है उन अशुद्ध रक्त को क्या करता है, एकत्रित करता है, और फिर पुनः एकत्रित करके फिर कहाँ लाएगा, दाएं आलिंद में फिर पुनः लेके आएगा, और ये क्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। ठीक है। और एक बार देखिए रक्त एक बार दाएं आलिंद और बाएं नीले में आता है, फिर बाहर निकलता है, हार्ट लंग्स में जाता है, फिर ये बाएं आलिंद और बाएं नीले में आता है। इस प्रकार रक्त जो है 2 बार हार्ट के अंदर आता है। इसको हम इसलिए इसे हम दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। रक्त में कैसा है, दोहरा परिसंचरण, इसीलिए कहा जाता है। मनुष्य में कैसा परिसंचरण पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। इस प्रकार इसको आप देख लीजिए। हमें आई थिंक लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। लंग्स में जैसा कि वायुमंडल से हम शुद्ध ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। उसके पश्चात ऑक्सीजन जो है ब्लड जो शुद्ध होता है फिर यहाँ पे आता है। तो आई थिंक हमको लगता है कि अब ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको रेस करते हैं। हृदय की क्रिया विधि को हम एक ग्राफ के माध्यम से भी आपको समझा देते हैं। अभी तो मैंने ऐसे समझाया, एक ग्राफ बना देते हैं, उसके माध्यम से इसको ही बना लीजिए आप, जिसको समझने में आसानी हो। इस तरीके से भी हम बना देते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए आप। ठीक है। संपूर्ण शरीर अशुद्ध रक्त है। ठीक है। और इसमें अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है, तो अशुद्ध रक्त जो है अग्र महाशिरा है, और कौन एकत्रित करता है उसे, अग्र तथा पश्च महाशिरा। ठीक है। संपूर्ण शरीर से जो है अशुद्ध रक्त को कौन एकत्रित करता है, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। उसे एकत्रित करने के पश्चात जो है उसे कहाँ लेके आता है, दाएं
आलिंद में। कहाँ लेके आता है? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में आता है राइट आर्ट्रियम। ठीक, राइट आर्ट्रियम में लेके आता है। राइट आर्ट्रियम में आने के पश्चात जब उसमें संकुचन होता है, तो संकुचन होने के पश्चात जो है वहाँ पे एक वाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक वाल पाया जाता है जिसे बोलते हैं ट्राइकस स्पीड वाल्व। ठीक है, ट्राइकस स्पीड वाल्व पाया जाता है वहाँ पे। ठीक, अब ट्राइकस स्पीड वाल्व पाया जाता है तो ट्राइकस स्पीड वाल्व के माध्यम से फिर रक्त पुनः कहाँ आता है? दाएं नीले में आता है। कहाँ आता है? दाएं नीले में आता है रक्त। दाएं नीले में रक्त आता है जिसे बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। ठीक, राइट वेंट्रिकल में रक्त आने के बाद जो है यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है। यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, पल्मोनरी वाल्व होता है और यहाँ पे रक्त कैसा होता है? ये अशुद्ध रक्त होता है। रक्त जो होता है ये अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, पल्मोनरी वाल्व पाया जाता है। पल्मोनरी वाल्व के बाद जो है यहाँ से अशुद्ध रक्त जो होता है दाएं नीले में आने के पश्चात जो है पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से जो है फिर दाएं नीले में संकुचन होता है। पल्मोनरी वाल्व से फिर रक्त कहाँ जाता है? लंग्स को जाता है। कहाँ जाता है? लंग्स को। लंग्स को जाता है माने फेफड़े में जाता है। ये फेफड़े में प्रवेश करता है। ठीक है, फेफड़े में प्रवेश करने के पश्चात जो है वहाँ पे रक्त क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक है, फेफड़े में रक्त जो है शुद्ध होने के पश्चात जो है यहाँ पे ऐसे कर लीजिए तो यहाँ पे पाया जाता है पल्मोनरी सिरा। क्या है? पल्मोनरी सिरा है और इसमें कैसा? शुद्ध रक्त। ठीक है, पल्मोनरी सिरा में कैसा रक्त पाया जाता है? शुद्ध रक्त। इसके बाद जो है यहाँ पे आने के पश्चात जो है रक्त कहाँ चला आता है? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद माने लेफ्ट आर्टरी में रक्त कहाँ चला आता है? लेफ्ट आर्टरीज में। यहाँ से आने के बाद जो है यहाँ पे है, इसको ध्यान रखेंगे। वहाँ से आने के बाद यहाँ पे है लेफ्ट आर्टरीज में। लेफ्ट आर्टरीज में आने के बाद जो है यहाँ पे रक्त, यहाँ पे ब्लड जो है, यहाँ पे जो है बाइकस स्पीड वाल्व पाया जाता है। बाइकस स्पीड वाल्व, बाइकस स्पीड वाल्व पाया जाता है। ठीक है, बाइकस स्पीड वाल्व के माध्यम से रक्त जो है
कहाँ जाता है? बाएं नीले में। कहाँ आता है? बाएं नीले में चला आता है। बाएं नीले में, बाएं नीले में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में रक्त चला आता है। यहाँ पे कौन सा होता है? यहाँ पे शुद्ध रक्त पाया जाता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में शुद्ध। और यहाँ से रक्त जो है फिर महाधमनी पाता है। कहाँ आता है? महाधमनी। यहाँ पे आता है महाधमनी। फिर बाएं नीले में क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में संकुचन होता है, उसके पास आता है महाधमनी, जिसे इंग्लिश में अरोटा कहते हैं। इसे कहते हैं अरोटा, ठीक है, इसे इंग्लिश में अरोटा कहते हैं। और यहाँ से कहाँ चला जाता है वो? संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण शरीर में, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है। ये आपकी क्रिया विधि है, नोट कर लीजिएगा। मतलब संपूर्ण शरीर में से जो अशुद्ध रक्त है अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा के माध्यम से एकत्रित होगा। एकत्रित होने के पश्चात जो है दाएं आलिंद में पहुँचेगा और उसके पश्चात जो है दाएं आलिंद में संकुचन होगा। संकुचन होने के पश्चात जो है ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से जो होते हुए कहाँ आएगा? दाएं नीले में आएगा। दाएं नीले में संकुचन होगा, उसके पश्चात पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से होते हुए कहाँ जाएगा वो? फिर लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होगा? वो रक्त शुद्ध होगा। शुद्ध होने के पश्चात जो है पल्मोनरी शिरा के माध्यम से जो है वो क्या होगा? कहाँ आएगा? बाएं आलिंद में आएगा। बाएं आलिंद में जो है फिर संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो फिर वहाँ बाइकस्पिड वाल्व के माध्यम से कहाँ आएगा? बाएं नीले में आएगा। रक्त बाएं नीले में जब संकुचन होगा तो अरोटा महाधमनी के माध्यम से जो है वो पूरे शरीर में जो है रक्त जो है क्या हुआ? जाएगा। इस प्रकार से जो है मैं 2 प्रकार से मैंने जो है बतला दिया इसको। आप इसको नोट कर लीजिए। रेस करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है तो इसको हम समझते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम लेफ्ट वेंट्रिकल माने बाएं नीले के एक बार संकुचन होने पर, ठीक है,
लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे, समझिए ये हमारा हार्ट है, ठीक है। इसकी बात कर रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल के एक बार संकुचन होने पर, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होने पर, ठीक है, एक बार जब वो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो संकुचन होने पर जितनी रक्त की मात्रा, एक बार संकुचन होने पर जितनी रक्त की मात्रा जो है निकलती है, उस रक्त की मात्रा को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल के एक बार संकुचन होने पर जितनी रक्त की मात्रा जो वो बाहर निकालती है, उस रक्त की मात्रा क्या कहलाती है? स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाती है, ठीक है। लिख लीजिए, स्ट्रोक वॉल्यूम बाएं नीले के एक बार संकुचन होने के पश्चात जितनी रक्त की मात्रा महाधमनी के रास्ते संपूर्ण शरीर को जाती है, संपूर्ण शरीर को जाती है, उस रक्त की मात्रा को स्ट्रोक, उस रक्त की मात्रा को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। उस रक्त की मात्रा को कितना कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, सामान्यतः देखा गया है जितना हार्ट रेट होता है उसी के लगभग जो है स्ट्रोक वॉल्यूम होती है। तो हम ये कह सकते हैं जितना हार्ट रेट होता है उतना ही स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। एक सामान्य व्यक्ति का पुरुषों में आराम की अवस्था में जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 70 ml होता है। तो सामान्य वयस्क पुरुष में हम कह सकते हैं सामान्य वयस्क पुरुष में सामान्य वयस्क पुरुष में
आराम की अवस्था में आराम की अवस्था में इसकी मात्रा 70 ml होती है। ठीक है, सामान्य वयस्क के पुरुषों में आराम की अवस्था में जो है इसकी मात्रा कितनी होती है? 70 ml होती है। और जितना हार्ट रेट होता है उसी के लगभग जो है स्ट्रोक वॉल्यूम भी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ये हमको आई थिंक हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जितना हृदय दर होता है लगभग जितना हृदय दर होता है लगभग  उसी के बराबर मिली लीटर में उसी के बराबर मिलीलीटर में स्ट्रोक उसी के बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि जितना हृदय दर होता है माने हार्ट रेट होता है लगभग उसी के बराबर क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम भी हमारी होती है। ठीक है, जितना हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होती है, अरे हार्ट रेट होता है उसी के बराबर क्या होती है? स्ट्रोक वॉल्यूम होती है। हिल गया था थोड़ा। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट जो है कार्डियक आउटपुट क्या है उसके बारे में समझते हैं। स्ट्रोक, ये हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम था। कार्डियक आउटपुट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, कार्डियक आउटपुट। तो इसमें हम कह सकते हैं जैसा कि
मैंने बनाया था समझने के लिए, ग्राफ बनाया था मैंने। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं हम। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के, बार बार हम लेफ्ट वेंट्रिकल कर रहे हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था कि लेफ्ट वेंट्रिकल के एक बार संकुचन होने के पश्चात जितनी रक्त की मात्रा बाहर निकलती है वो क्या कहलाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। वो रक्त की मात्रा स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाती है। उसी प्रकार कार्डिक आउटपुट क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा, माने 1 मिनट में बाएं नीले द्वारा निकाले गए रक्त की कुल मात्रा को हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा निकाले गए या हृदय द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा, हृदय के लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा निकाले गए 1 मिनट में रक्त की कुल मात्रा को हम क्या कहेंगे? कार्डियक आउटपुट कहते हैं। या 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की कुल मात्रा को हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ये इसकी क्या परिभाषा है, तो लिख लीजिए। लिख लीजिए इसको। 1 मिनट में हृदय द्वारा मतलब बाएं नीले हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की कुल मात्रा को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ठीक है, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, कार्डियक आउटपुट कभी कभी एग्जाम में कार्डियक आउटपुट का फार्मूला पूछ देता है कार्डियक आउटपुट का फार्मूला क्या है? तो कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, इसको आप सर्कल कर लीजिए। ये क्या है? कार्डियक आउटपुट का क्या है? फार्मूला है। नोट कर लीजिए इसको आप। कार्डियक आउटपुट बराबर जो है
स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट या हृदय दर। हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। ब्लड प्रेशर की बात करें तो हम कह सकते हैं इसमें जिस दाब से रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होती हैं उसे रक्त दाब कहते हैं। जिस दाब से रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होती हैं, ठीक है, लिखिए जिस दाब से रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होती हैं उसे रक्त दाब कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है रुधिर दाब को मापने वाले यंत्र का नाम। हम कह रहे हैं जिस दाब से रुधिर वाहिनियों में रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, धमनियों पर पड़ने, इस प्रकार से हम भी बोल सकते हैं इसको, धमनियों पर पड़ने वाले दाब को हम रक्त दाब कहते हैं। धमनियों पर पड़ने वाले दाब को हम रक्त दाब कहते हैं। इस प्रकार से भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसको दो प्रकार से भी इसको, जब रक्त जो है ब्लड प्रेशर जो है, जब हार्ट जो है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, जिसको साइंटिफिक रूप से हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, जब उसमें संकुचन और शिथिलन होता है तो उसके हिसाब से इसमें दो चीज़ें होती हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी हम पहले इसको ध्यान में रखते हैं, इन चीज़ों को भी समझते हैं कि ये क्या है।
रक्त दाब में जो है हम इसमें कह सकते हैं रक्त दाब बाएं नीले के रक्तदाब बाएं नीले के संकुचन तथा बाएं नीले के रक्तदाब बाएं नीले के संकुचन तथा शिथिलन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला सिस्टोलिक दाब, दूसरा डायस्टोलिक दाब। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हार्ट का, जो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, संकुचन और शिथिलन दोनों होता है। वैसे तो सब में होता है, ठीक है, लेकिन हम उसके आधार पर देखते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल में संकुचन और शिथिलन के आधार पर हम देखें तो सिस्टोलिक दाब और डायस्टोलिक, इसके दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो हम सिस्टोलिक दाब और डायस्टोलिक दाब इनको समझते हैं, क्या है सिस्टोलिक दाब और डायस्टोलिक दाब। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। पहला सिस्टोलिक दाब। सिस्टोलिक दाब क्या है, तो हम देखते हैं इसमें हम कह सकते हैं हृदय के बाएं नीले के संकुचन के दौरान, इसमें हम लिख सकते हैं हृदय के बाएं नीले के संकुचन, हृदय के बाएं नीले के संकुचन के दौरान जो दाब धमनियों पर पड़ता है उसे सिस्टोलिक दाब
कहते हैं। ठीक है, हृदय के बाएं नीले के संकुचन के दौरान जब हम हृदय का जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब संकुचित होता है, संकुचन के दौरान, ठीक है, हृदय में जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब संकुचित होता है तो संकुचन के दौरान जो धमनियों पर दाब पड़ता है, तो धमनियों के दाब के दौरान धमनियों पर जो दाब पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस दाब को कहते हैं सिस्टोलिक दाब कहते हैं। ठीक है, जो लगभग 100 से 130 mmHg होता है। ठीक है, जो 100 से 130 mmHg होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डायस्टोलिक दाब। डायस्टोलिक डायस्टोलिक दाब तो हृदय के बाएं नीले के अनुशीतलन के दौरान, ठीक है, हृदय के बाएं नीले के अनुशीतलन दौरान जो दाब धमनियों पर जो दाब धमनियों पर पड़ता है उसे डायस्टोलिक दाब कहते हैं। उसे डायस्टोलिक दाब कहते हैं। ठीक है, जो लगभग, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे डायस्टोलिक दाब कहते हैं, जो लगभग 70 से 90 mmHg होता है। ठीक है, ये हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए आप लोग, mmHg क्या है।
mmHg, जो अभी mmHg है लिखवा रहे हैं, mmHg से तात्पर्य चल नहीं रहा ये, mmHg से तात्पर्य मिलीमीटर तथा Hg Hg जो है क्या है, मरकरी है। Hg से तात्पर्य क्या है, Hg से तात्पर्य मरकरी से है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, की बात करें तो रुधिर दाब को मापने वाले यंत्र की बात करें, छोटे छोटे पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। रुधिर दाब को मापने वाले यंत्र स्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। रुधिर दाब को मापने वाले यंत्र स्फिग्मो मैनोमीटर यंत्र को स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें, नॉर्मल बीपी की बात करें, एक स्वस्थ व्यक्ति की जो बीपी देखी जाती है, नॉर्मल बीपी, वो कितनी होती है। ठीक है, तो सामान्य या नॉर्मल बीपी होती है, जिसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं। तो 120/80 होती है। ठीक है, नॉर्मल बीपी कितनी होती है, mmHg लिख लीजिए, mmHg होती है। जो नॉर्मल बीपी वो कितनी होती है, 120/80 होती है, mmHg होती है। ठीक है,
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए। ये हो गया, रेस्ट करते हैं। हर्ट साउंड, हृदय ध्वनि, हृदय की ध्वनि या हृदय की ध्वनियाँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लाइन। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछता है ट्राइकस स्पीड वाल्व और बाइकस स्पीड वाल्व के बंद होने पर। ठीक है, ठीक है, ट्राइकस स्पीड वाल्व और बाइकस स्पीड वाल्व जब ये दोनों बंद होती हैं तो पहले प्रकार की जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो लब, ठीक है, लब प्रकार की जो है आवाज़ करती है। क्लियर? तो किस प्रकार का आवाज़ उत्पन्न होता है? लब का प्रकार की जो है आवाज़ करती है। तो इसको नोट कर लीजिए। ट्राइकस स्पीड वाल्व और बाइकस स्पीड वाल्व। ठीक है, ट्राइकस स्पीड वाल्व और बाइकस स्पीड वाल्व के बंद होने पर पहले प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होता है जिसे लब कहते हैं। जबकि अर्धचंद्राकार कपाट
अर्धचंद्राकार कपाड़, सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व के बंद होने पर, ठीक है, सेमी लूनर वाल्व के जबकि अर्धचंद्राकार कपाड़, सेमी लूनर कपाड़ व सेमी लूनर वाल्व के बंद होने पर, ठीक है, दूसरे प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, दूसरे प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे डब जिसे डब, ठीक है, डब कहते हैं, जिसे डब कहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये पूछता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसको मिटाते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा हार्ट का साउंड जो है, ध्वनि, एग्ज़ाम में आता है कि किसके बीच जो है माध्यम से लब की आवाज़ आती है और किसके द्वारा जो है डब की आवाज़ आती है। तो ट्राइकस स्पीड वाल्व और बाइकस स्पीड वाल्व के बंद होने से जो है लब की आवाज़ आती है और अर्धचंद्राकार के बंद होने से जो है डब की आवाज़ जो है आती है। इसको हम ध्यान रखेंगे आप। और एक पॉइंट याद रखें, नेक्स्ट पॉइंट भी चलते हैं। हृदय की ध्वनियों को सुनने के लिए हृदय की ध्वनियों को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप, क्या स्टेथोस्कोप
नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ईसीजी आ जाता है एग्जाम में। ईसीजी का फुल फॉर्म, ठीक है, ईसीजी का फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ठीक है, ईसीजी का फुल फॉर्म जो होता है ग्राफी या ग्राफी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ग्राफी, ठीक है। ईसीजी का संबंध पूछता है किससे है, तो ईसीजी का संबंध जो है हार्ट से होता है। इसका फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक हृदय के चक्र जो है हृदय का चक्र 0.8 सेकेंड में, एक हृदय का चक्र 0.1 सेकेंड में होता है। याद रखेंगे कि एक हृदय को चक्र को पूरा करने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड। ठीक है, इसमें एक और चीज़ याद रखेंगे, सिस्टोल का समय कितना होता है और डायस्टोल का समय कितना होता है। तो सिस्टोल का समय 0.3 सेकेंड तथा डायस्टोल का समय 0.5 सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक समान व्यक्ति का हृदय दर 72 प्रति मिनट, एक समान व्यक्ति का हृदय दर 72 प्रति मिनट होता है। एक समान व्यक्ति का जो हृदय दर होता है वो कितना होता है, 72 प्रति मिनट होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि अभ्यास के दौरान जो है हृदय दर मैक्सिमम कितना होता है। ठीक है, अभ्यास के दौरान जो है लगभग, ठीक है, इसको हो गया तो मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं।
कभी कभी पूछता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन कि अभ्यास के दौरान जो है हृदय दर्द जो है अधिकतम कितना होता है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अभ्यास के दौरान हृदय दर, अभ्यास के दौरान हृदय दर 180 प्रति मिनट, 180 प्रति मिनट तक, अभ्यास के दौरान हृदय दर 180 प्रति मिनट तक पहुंच जाता है। ठीक है, अभ्यास के दौरान जो हृदय दर है वो 180 प्रति मिनट तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो एक प्रशिक्षित खिलाड़ी का जो हृदय दर है वो कितना होता है। जो एक प्रशिक्षित खिलाड़ी है तो उसका जो हृदय दर है वो हार्ट रेट जो है कितना होता है। ठीक है, सामान्य व्यक्ति का हार्ट रेट जो होता है वो 72 प्रति मिनट होता है, लेकिन एक प्रशिक्षित खिलाड़ी की बात करें तो उसका हार्ट रेट जो है कितना होता है। तो एक प्रशिक्षित खिलाड़ी की बात करें, एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है कि एक प्रशिक्षित खिलाड़ी का जो है हार्ट रेट जो है कितना होता है। एक प्रशिक्षित खिलाड़ी का हृदय दर 40 से 50 प्रति मिनट, 40 से 50 प्रति मिनट तक होता है। 40 से 50 प्रति मिनट तक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो कितना था 72, लेकिन एक प्रशिक्षित खिलाड़ी की बात करें तो 40 से 50 प्रति मिनट जो है एक प्रशिक्षित खिलाड़ी का जो है वो हार्ट रेट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इम्पॉर्टेंट है आपका, ये भी इम्पॉर्टेंट था, ध्यान रखेंगे, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति की बीपी, ब्लड प्रेशर जो है अधिक है, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति जो है बीपी अधिक है, ठीक, यदि किसी व्यक्ति की बीपी क्या है, अधिक है, समझ में आ रहा, अधिक है, अधिक का चिन्ह जो निशान जो है अधिक है, मान लो 130 से अधिक है, तो क्या है, उसे कहते हैं हाइपरटेंशन।
वो किसमें क्या कहलाता है, अगर उसकी किसी हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है, हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड हाई ब्लड प्रेशर है, उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की बीपी जो है अधिक है, 130 से अधिक है, तो हाइपरटेंशन कहलाता है। और इस हाइपरटेंशन को जो है जीव विज्ञान की भाषा में जो है एक दूसरा नाम देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान की भाषा में उसे हम ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। ट्रैकीकार्डिया कहलाता है, वो क्या कहलाता है, ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया कहलाता है। ठीक है, ट्रैकीकार्डिया कहलाता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उसका दूसरा नाम जीव विज्ञान की भाषा में जो है, अगर ये किसी व्यक्ति की बीपी जो है 130 से अधिक है, ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर, उसको हाई ब्लड प्रेशर है, उसे हाइपरटेंशन कहलाता है। उस हाइपरटेंशन को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, ट्रैकीकार्डिया कहलाता है वो। ठीक है, ट्रैकीकार्डिया कहलाता है वो। ठीक है, ट्रैकीकार्डिया कहलाता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछता है, ट्रैकीकार्डिया क्या है, ट्रैकीकार्डिया क्या है, ट्रैकीकार्डिया क्या है, ट्रैकीकार्डिया वो है, ये हाई ब्लड प्रेशर है। क्या है, ट्रैकीकार्डिया हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था को ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बीपी क्या होती है, हार्ट रेट क्या होता है, इसमें ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसमें हार्ट रेट क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। क्लियर, ट्रैकीकार्डिया कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति की बीपी जो है कम हो जाए, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी व्यक्ति की बीपी कम हो जाए, क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की बीपी क्या हो जाए, कम हो जाए, वो क्या था 130, यहाँ पर लिख देना mmHg, यहाँ पर लिख देना 80 mmHg, लो बीपी। ठीक है, लो बीपी है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, ठीक है, इसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। ये हाइपरटेंशन कहलाता था, इसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन कहलाता है, ये हाइपोटेंशन कहलाता है। और हाइपोटेंशन को साइंटिफिक रूप से, ठीक है, जीव विज्ञान की भाषा में जो है, इसे भी दूसरे रूप में कहते हैं ब्रेडिकार्डिया कहलाता है ये। ठीक है, क्या कहलाता है, ब्रेडिकार्डिया।
जैसे यहाँ पे ट्रकीकार्डिया कहलाता था, तो ऐसे ही ये ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। ठीक है। लो बीपी हाइपरटेंशन कौन सी अवस्था है? ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या कहलाता है? ब्रेडिकार्डिया क्या बतलाता है? लो बीपी को बतलाता है। ठीक है। ब्रेडिकार्डिया लो बीपी को बतलाता है और टकीकार्डिया क्या बतलाता है? हाई बीपी को बतलाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन जो है कभी कभी एग्जाम में इसी से पूछता है कि टकीकार्डिया किस अवस्था को बतलाता है? हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, और इनमें से कौन सी अवस्था को बतलाता है? इसी से क्वेश्चन जो है पूछता है कि ब्रेडिकार्डिया कौन सी अवस्था है, टकीकार्डिया कौन सी अवस्था है। इसी के माध्यम से भी, इसी के नामों को रखकर जो है क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछता है। ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम मिटाते हैं। दोनों आलिंदो और नीलों के मध्य दोनों आलिंदों और निलयों को मध्य क्रमशः इंटर आर्ट्रियल सेप्टम इंटर आर्ट्रियल सेप्टम तथा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पाए जाते हैं। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम तथा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पाए जाते हैं, जो दोनों जो आलिंदों और निलयों को और निलयों को आपस में मिलने नहीं देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों आलिंदों और नीलयों के मध्य जो है क्रमशः इंटर
आर्टिकुलर सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पाए जाते हैं। ठीक है, सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पाए जाते हैं जो आलिंदों और निलयों को आपस में मिलने नहीं देते हैं। इन्हीं के माध्यम से जो है वो आलिंदों और निलयों को क्या करते हैं, आपस में अलग अलग रखते हैं, जो आपस में मिलने से रोकते हैं। इनको आलिंदों और निलयों को आपस में अलग अलग करते हैं। इनको क्या कौन रोक करता है, इंटर आर्टियल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के माध्यम से जो है वो एक दूसरे को अलग रखते हैं। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट एक लिख लीजिए एक और, अधिकतम हृदय दर सूत्र। अधिकतम हृदय दर का सूत्र जो है अधिकतम हृदय दर बराबर 220 माइनस एज। ठीक है, 220 माइनस एज, या हिंदी में लिख लीजिएगा उम्र। ठीक है, ये क्या है, अधिकतम हृदय दर निकालने का जो है फॉर्मूला है। नोट कर लीजिए इसको। तो फ्रेंड्स, हर टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है, और मैंने जो है तो फ्रेंड्स, हर टॉपिक जो है इसी जगह समाप्त होता है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है मैंने पूरा कोशिश किया है हर टॉपिक को जो है कवर करने की। अगर आपको मेरा प्रयास जो है अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।